हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए। ये चैनल, ये मंच, एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी को यहाँ एक साथ आने की जरूरत है। फटाफट आप सब चैनल पर जुड़ते हुए आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट अपना देते जाइए और चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर, हर ग्रुपों में शेयर करके फैला दीजिए इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। और आप सभी से गुजारिश करते हुए अपील करता हूं, आप सब चैनल पर आके सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज हम आपको बंगाल के पर कैसे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। हम आज बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व को लेकर आज आप सभी से चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। अब मैंने पिछले सेशन में यूरोपियन के आगमन के पांचों कंपनियों को एक एक करके बारी बारी से पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पुर्तगाली को पढ़ा, पुर्तगाली के बाद डच ईस्ट इंडिया को पढ़ा, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ा, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ा, फिर लास्ट में हमने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया को पढ़ लिया। और यहाँ से संबंधित जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर फैक्ट को मैंने आप सभी के बीच में एक खंगाल लिया। आप सब वीडियोस को अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को वहाँ क्रम से वीडियो लगी हुई है। शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे, क्रम से देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, गणित की सामान्य गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सामान्य अंग्रेजी की इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्रकार से हर एक विषय की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। आप सब वीडियोस को देखिए, क्रम से देखिए, ज़्यादा समझ में आएगी। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल वाले क्षेत्र में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना साम्राज्य को अपने मुट्ठी में किया, आज इन सब चीज़ों पे आप सभी से डिस्कस करेंगे और यहाँ से संबंधित जो फैक्ट हैं हम पूरा खंगालेंगे। तो चलिए जुड़ते जाइए चैनल पे। फटाफट चैनल पर आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर करके आप सभी उन मित्रों को भी यहाँ बुला लीजिए। तो चलिए हेडिंग डालिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, यानी बंगाल राज्य में, बंगाल प्रांत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल प्रांत को अपने मुट्ठी में किया, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे आते हैं तो बंगाल में उस समय शासन था मुर्शीद कुली खां का। मुर्शीद कुली खां का शासन अगर देखें तो 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां का शासन था। और इसी मुर्शीद कुली खां के समय अंग्रेज यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपनी मुट्ठी में करने आते हैं। तो मैंने आपको उत्तरवर्ती मुगल काल जब पढ़ा रहा था, हम पढ़ रहे थे उत्तर मुगल काल को, तभी मैंने आपको एक संक्षेप में जानकारी दी थी कि औरंगजेब की जब 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है
उसके बाद जितने भी मुगल काल के शासक हुए, बादशाह हुए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थे और उन कमजोरी का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपने कंपनी के बहाने भारत में आकर अपने साम्राज्य विस्तार की नीति शुरुआत कर दी थी। अंग्रेज़ों ने शुरुआत में भारत में एक व्यापारी के रूप में आते हैं और उनका व्यापारी के रूप में आना एक मजबूती था उनके लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो शासन करने की नीति से भारत में आते तो उनकी ये नीति सफल नहीं हो पाती। और इस नाते वो पहले शुरुआत में शासक के रूप में, बादशाह के रूप में, साम्राज्य विस्तार के रूप में नहीं आते हैं। पहले वो एक व्यापारी के रूप में आते हैं और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। 1707 ईस्वी तक अंग्रेजों के औरंगजेब का जब तक शासन था तब तक मुगल काल के शासक मजबूत थे और वहाँ अंग्रेजों की पॉलिसी काम नहीं कर रही थी। उसके बाद जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल का उसके बाद के सारे मुगल शासक, मुगल बादशाह कहीं ना कहीं कमज़ोर थे और उन्हीं कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और एक एक राज्य पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिए। कभी उनका कंपनी स्थापना करना तो एक लिहाजा, एक बहाना था, सिर्फ वो भारत में आए थे साम्राज्य विस्तार को लेकर। तो चलिए हम बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने कैसे साम्राज्य विस्तार किया, कैसे अपने मुट्ठी में किया, हम अब एक एक करके समझते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य, बंगाल की स्वायत्तता, बंगाल पर कैसे आए, तो चलिए उस समय बंगाल का शासक हुआ करता था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां का अगर शासन देखें तो 1700 से लेकर 1727 ईस्वी तक शासन था। 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब था। तो 1701 से ईस्वी में शासक कौन था मुगल साम्राज्य का? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु मैंने आपको बताया था कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो जाहिर सी बात है 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो यानी कि 1701 में मुगल बादशाह कौन रहा होगा? तो यही औरंगजेब था। और ये औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यानी बंगाल का सूबेदार औरंगजेब किसको नियुक्त किया था? तो यही मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था? तो 1701 ईस्वी में नियुक्त किया था। ये फैक्ट आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए मुर्शीद कुली खां किन प्रांतों का बादशाह था? तो मुर्शीद कुली खां मुर्शीद कुली खां निम्नलिखित में से बताइए किस प्रांत का सूबेदार बना था? तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना था। बंगाल की सूबेदारी मुर्शीद कुली खां को किसने प्रदान की थी? ये भी परीक्षा में प्रश्न इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। इसी लाइन में आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे बनाया था? तो मुर्शीद कुली खां को बनाया था। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मुर्शीद कुली खां। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन गया। कब नियुक्त किया था? तो 1701 ईस्वी में। तो याद कर लीजिए कि बंगाल का सूबेदार 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? तो मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था।
औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने ढाका कहाँ पे है? बंगाल में ही है। ढाका के स्थान पर अपनी राजधानी किसको बनाया? तो मकसूदाबाद को बनाया। मकसूदाबाद, जिसे आप मुर्शिदाबाद भी पढ़ते हो, यही मकसूदाबाद का ही नाम चेंज है, नाम परिवर्तन है मुर्शिदाबाद में। तो मकसूदाबाद को राजधानी बनाने के बाद नाम चेंज कर दिया जाता है और मकसूदाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा जाता है? तो मेरे बच्चों, मुर्शिदाबाद इसका नाम परिवर्तन हो जाता है। तो उसने उस समय ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब ढाका को राजधानी हटाकर ढाका के स्थान पे राजधानी बनाते हैं मकसूदाबाद, और मकसूदाबाद को राजधानी बनाते हैं और उसका एक नया नाम परिवर्तन मकसूदाबाद कर करके मुर्शिदाबाद कर देते हैं। मुर्शिदाबाद प्रदान की गई। तो याद कर लीजिए, 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसने ढाका को पहले उस समय ढाका राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब ढाका को राजधानी के रूप में हटाकर अब राजधानी बनाते हैं मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और उसका एक नया नाम अब कर देते हैं मकसूदाबाद को मुर्शिदाबाद। तो याद कर लीजिए। अब अगला लाइन है, अब आते हैं 1727 ईस्वी में। तो 1727 में क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की हो जाती है मृत्यु। अब पर याद कर लीजिएगा, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु कब होती है? तो सन 1727 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। कब? 1727 ईस्वी में। अब जब 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, तो मुर्शीद कुली खां का एक दामाद था शुजाउद्दीन। मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां का दामाद था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन बंगाल का नया नवाब बन जाता है। कब से कब तक? तो 1727 से 1739 ईस्वी तक। तो क्या भूलेंगे? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की अब मृत्यु हो जाती है, और जब मुर्शीद कुली खां की 1727 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो मुर्शीद कुली खां का एक दामाद था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन अब बंगाल का नया नवाब बन जाता है मुर्शीद कुली खां के स्थान पर। कब से कब तक? तो 1727 से 1739। 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो याद रखना है, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक बंगाल का नया नवाब बनता है। जब 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दीन कौन था? मुर्शीद कुली खां का दामाद था। अब उसने बंगाल में किसने? यही मुर्शीद कुली खां का दामाद शुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां का दामाद बंगाल का नया नवाब बनता है शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक।
इसी ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देता है। बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देता है। किसने? यही शुजाउद्दीन जो मुर्शीद कुली खां का दामाद था। अब 1739 ईस्वी में आते हैं, तो याद कीजिए 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी में अब शुजाउद्दीन भी नहीं रहता है, अब इसकी भी मृत्यु हो जाती है। 1727 में मृत्यु किसकी हुई? मुर्शीद कुली खां की। अब मुर्शीद कुली खां की जब 1727 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो मुर्शीद कुली खां का दामाद था शुजाउद्दीन। 1727 से 1739 तक बंगाल का नया नवाब बनता है और शुजाउद्दीन ने बंगाल को एक अपनी स्वतंत्र सत्ता की बंगाल में स्थापना कर देता है। अब 1739 में शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है, और जब शुजाउद्दीन की 1739 में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद शुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां। याद कीजिएगा नाम, यही सब फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 1739 में शुजाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है, तो शुजाउद्दीन के मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खान। सरफराज खान 1740 से 1756 में बंगाल का नया नवाब शुजाउद्दीन का पुत्र बनता है। बंगाल का नवाब। तो याद कीजिए 1739 में अब शुजाउद्दीन की भी मृत्यु होती है, और शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खान बंगाल का नवाब बन जाता है। कब से कब तक? तो 1740 से 1756 ईस्वी तक। तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, मुर्शीद कुली खां का समय पीरियड कब से कब तक था? तो मुर्शीद कुली खां का समय पीरियड 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक था। और 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह रहता है औरंगजेब, और औरंगजेब ने अपने जीते ही मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। और उस बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उससे पहले बंगाल का राजधानी ये ढाका हुआ करती थी। जब मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, तो उस ढाका के स्थान पे आप राजधानी बनाया औरंगजेब ने मकसूदाबाद को, और मकसूदाबाद को राजधानी बनाते ही मकसूदाबाद का नाम चेंज कर देता है मुर्शिदाबाद में। तो 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, और उसने ढाका के स्थान पे मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाई, और ये अपना उसका एक नया नाम मुर्शिदाबाद प्रदान कर देता है। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के बाद उस 1727 ईस्वी में ये मुर्शीद कुली खां की हो जाती है मृत्यु। अब जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है 1727 में, तो मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुर्शीद कुली खां की जब 1727 में मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसका दामाद था कौन? शुजाउद्दीन। दामाद कौन था? शुजाउद्दीन। और यही शुजाउद्दीन बंगाल का नया नवाब बनता है। कब से कब था? तो 1727 से 1739 ईस्वी तक। अब 1739 में शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है, और शुजाउद्दीन की जब 1739 में मृत्यु हो जाती है, तो शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र था सरफराज खान। यह सरफराज खान बंगाल का नवाब अब
इसके हाथों में चली जाती है। और ये 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहता है सरफराज खान। सरफराज खान कौन था? तो शुजाउद्दीन का पुत्र था। शुजाउद्दीन कौन था? तो मुर्शीद कुली खां का दामाद था। आप सब भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। अब इतना आप सब समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बिल्कुल 2-4 बार वीडियोस को देख लीजिएगा। आप सारे फैक्ट आपको रट जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएंगे। कहीं आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। बस आप सभी हमारे साथ आकर गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। आप सभी से कभी कोई शुल्क का डिमांड नहीं होगा। बस आप सभी चैनल पर आइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में बेल आइकन को लेना ना भूलिएगा। बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर, हर ग्रुपों में इसे शेयर करके आप सब चारों तरफ फैला दीजिए। अपने सभी मित्रगणों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सरफराज खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब बना। अब 1740 में एक नाम है अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खां के बारे में अब जान लेते हैं कि ये अलीवर्दी खां कौन थे, अलीवर्दी खान कौन है, इनसे जुड़ा फैक्ट क्या है। तो चलिए जानते हैं। अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन, अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन 3 प्रांत आता है। एक बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उड़ीसा। एक बंगाल प्रांत, दूसरा बिहार प्रांत और तीसरा उड़ीसा का प्रांत। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रांतों का सूबेदार अब कौन बनता है? तो यही अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन था और मुगल सम्राट के अधीन अलीवर्दी खां को बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा, ये तीनों प्रांतों का सूबेदारी प्रदान कर दी जाती है। किसको? अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना की थी किससे? अलीवर्दी खां यूरोपियन अंग्रेजों की तुलना करते हैं किससे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मधुमक्खी से इन्होंने अंग्रेजों की तुलना की है। यूरोपियनों की तुलना करते हैं मधुमक्खी से, यानी कि अंग्रेजों की तुलना अलीवर्दी खां किससे करते हैं? मधुमक्खी से। ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है और हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना किससे करते हैं। अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों की तुलना किससे करते हैं? तो आप एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, कानूंगो, प्यट इत्यादि छोटे छोटे तमाम परीक्षा होते हैं। यहाँ तो ये सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक आईएएस, पीसीएस में भी आपको ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। रट लीजिए कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों की तुलना किससे की है? तो मधुमक्खी से की है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना किससे करते हैं? मधुमक्खी से करते हैं। और तुलना करते ही नहीं सिर्फ किए हैं, तुलना करते हुए अंग्रेजों को एक स्लोगन दिया है, एक लाइन दिया है। एक क्या कहा है, आइए उसको जानते हैं कि अंग्रेजों को यदि हम
छोड़ देंगे तो वे हमें सहर देंगे, और यदि हम उन्हें छेड़ देंगे तो वे हमें काट काट कर खा जाएंगे। ये लाइन किसकी तुलना करते हुए कौन कहा है? तो अली वर्दी खान ने यूरोपियन यानी कि अंग्रेजों की तुलना करते हुए कहा है कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें सहर देंगे, और यदि छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर खा जाएंगे। तो लिख लीजिए कि नवाब अली वर्दी खान मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों प्रांतों का सूबेदार बनता है। और ये अली वर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना यानी अंग्रेजों की तुलना किससे की है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मधुमक्खी से करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से करते हैं, और मधुमक्खी की छत्ते से यूरोपियनों की तुलना अली वर्दी खान ने करते हुए कहा है कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें सहर देंगे, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे हमें काट काट कर खा डालेंगे। तो अली वर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना यानी कि अंग्रेजों की तुलना किससे करते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए अली वर्दी खान ने कहा भी है कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें सहर देंगे, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे हमें काट काट कर खा जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई है। तो अब आते हैं सिराजुद्दौला पर। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1756 से 1757। 1756 से 1757 तक का जो कालक्रम है, टाइम ड्यूरेशन है, काला अवधि है, ये समय अवधि है सिराजुद्दौला का कार्यकाल। तो सिराजुद्दौला का कार्यकाल कब से कब तक है? तो सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 से 1757 तक था है। और सिराजुद्दौला ने अली वर्दी खान, जिनके बारे में अभी आप पढ़ चुके, अली वर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकार फिक्स कर दिया था। किसको फिक्स कर दिया था? इसी सिराजुद्दौला को कर दिया था। लेकिन भी उत्तराधिकार फिक्स करने के बाद भी इनमें होता है संघर्ष। तो अली वर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। परंतु उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद भी अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो संघर्ष होता है किनके बीच? तो अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच के मध्य में होता है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अली वर्दी खां अपने मृत्यु से पहले ही अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को उत्तराधिकार के लिए नियुक्त कर दिया था कि हमारे मरने के बाद शासन व नवाब किनके हाथों में जाएगा? सिराजुद्दौला के हाथों में जाएगा। तो अली वर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही इसी सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। परंतु अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो एक शौकत जंग था, उन्हीं के बीच सिराजुद्दौला का होता है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। शौकत जंग चाहता था कि हम गद्दी संभाले, सिराजुद्दौला चाहता था कि हम गद्दी संभाले, और दोनों के बीच हो जाती है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, युद्ध। तो अली वर्दी खां अपने जीवन काल में सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी नियुक्त तो कर दिया था, लेकिन
अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच गद्दी के लिए होता है संघर्ष। अब जब गद्दी के लिए संघर्ष हो जाता है तो सिराजुद्दौला का कुछ उसके करीबी लोग ऐसे थे जो सिराजुद्दौला का विरोध करने लगे, और उसी विरोधियों के रूप में हम कुछ नाम आपको, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, उन विरोधियों को हम एक एक करके आप सभी को लिखवा दे रहे हैं। आप सब लिख लीजिए। जैसे सिराजुद्दौला के विरोधियों में एक नाम सिराजुद्दौला की मौसी थी, आप नाम नोट कर लीजिए, घसीटी बेगम। ये भी कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला का विरोध की थी कि सिराजुद्दौला गद्दी ना पाए। तो सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम थी, इन्होंने भी सिराजुद्दौला का विरोध कर दी थी। एक पूर्णिया का नवाब था, यही शौकत जंग, ये भी सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार युद्ध में विरोध किया था। पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, ये भी विरोध किया था। एक नवाब का सेनापति था मीर जाफर, ये भी सिराजुद्दौला का विरोध करता है, और नवाब का दीवान राय दुर्लभ भी सिराजुद्दौला का विरोध करता है। बंगाल के नादिया जगत सेठ भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था, और दीवान अमीन चंद भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। तो सिराजुद्दौला के ये सब विरोधी थे उत्तराधिकार युद्ध में। कौन कौन? सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार युद्ध में सिराजुद्दौला का विरोध की थी। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग भी विरोध किया था। नवाब का सेनापति मीर जाफर भी विरोध किया था। नवाब का दीवान राय दुर्लभ भी विरोध किया था, और बंगाल का नादिया जगत सेठ भी विरोधियों में था, और दीवान अमीन चंद भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। सिराजुद्दौला उस समय काफ़ी क्रुद्ध हो गया था, काफ़ी क्रोधित हो गया था। सिराजुद्दौला उस समय काफ़ी क्रुद्ध हो गया था, जबकि उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। अपनी किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी, और उसने तुरंत इसके विरुद्ध अभियान कलकत्ता की ओर कूच कर दिया था। सिराजुद्दौला उस समय काफी क्रुद्ध हो गया था, जबकि उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। उसने तुरंत ही इसके विरुद्ध अभियान कलकत्ता की ओर कूच कर दिया था। तो ये रहा मुर्शी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर एक एक शासक का हम क्रम से बताते। आज हमने मुर्शी कुली खां के बारे में बताया, अली वर्दी खां के विषय में बताया, और सिराजुद्दौला के विषय में थोड़ी जानकारी दे दी। सिराजुद्दौला से जुड़ा हुआ और भी फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियोस लंबा हो जा रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच में और आएंगे और सिराजुद्दौला के विषय में और भी फैक्ट पर चर्चा होगी और भी क्वेश्चन पर चर्चा होगी। आपकी परीक्षा में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा हम सब कुछ खंगाल डालेंगे। आप जो कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा। बस आप सभी विश्वास बनाइए हम पर, गंगा एकेडमी पर, और गंगा एकेडमी पर आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को ले लीजिएगा,
जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में वीडियो पहुँचे और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि हर वीडियो में आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है हर वीडियो। और एक भी वीडियो आपका छूट जाएगा तो आपका शायद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में गलत हो सकता है। इस नाते आप सभी हर वीडियोस को देखकर अपनी परीक्षा में हर क्वेश्चन को सही करके आइए और परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी लेकर आइए। यही गंगा एकेडमी का सार्थक उद्देश्य है। आप सभी हमें साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों पे अपने सभी मित्रों को इस वीडियोस को गंगा एकेडमी को शेयर कर दीजिए। और हर ग्रुपों में शेयर करके इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक भी गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए, ये आप सभी से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं। और प्यार और सपोर्ट, लाइक शेयर कमेंट से हमें देते जाइए, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हम आपके साथ जुड़कर संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पूरा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे आप सभी को। पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगा। बस आप सभी मेरे साथ आ जाइए, मैं आप सभी के साथ आ गया हूँ। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हम आप सभी को एक टारगेट दे दिए हैं कि आप सब जल्द से जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पर हमें पूरा कर दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होते ही ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पर आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर आधारित सारी कक्षाओं का शुभारंभ होगा। बस आप सभी जल्दी से इस मुहिम को पूरा कर दीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा एकेडमी को पूरा करवा दीजिए। बस आप सभी इसका यही बहुत बड़ा आप सभी का योगदान होगा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाने में। तो चलिए आज ही से फटाफट जुड़ जाइए गंगा एकेडमी पर और आप सब सब्सक्राइब करते ही 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा एकेडमी का अचीव करवा दीजिए। तो चलिए हम इसके आगे के टॉपिक को बहुत जल्द लेकर आते हैं आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे बब्बा। थैंक यू। आप सभी को बहुत जल्द फिर मिलते हैं आप सभी के बीच।